शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 फरवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। तुरंत ईरान छोड़े भारतीय नागरिक, तेहरान पर अमेरिकी हमले के खतरे के बीच भारत सरकार की एडवाइजरी जारी। 27 फरवरी को भिवानी में लगेगा जॉब फेयर, चयनित युवाओं को मिलेगा अच्छा मानदेय। आधार यूजर्स के लिए नई अपडेट, अब घर बैठे ही चेंज कर पाएंगे अपना नाम और एड्रेस। हरियाणा बजट सेशन, 3 घोटालों पर सरकार घेरी, कांग्रेसियों को वॉकआउट। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की आंसर शीट्स डिजिटल मोड में होगी चेक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अहम बदलाव। अब छत पर लगाएं सोलर पैनल, बिजली बिल जीरो के साथ केंद्र व हरियाणा सरकार दे रही है सब्सिडी। खाटू श्याम मेले के लिए कुरुक्षेत्र व दिल्ली से चलने जा रही है स्पेशल ट्रेनें। पानीपत रिफाइनरी में सुरक्षा बलों पर पथराव, मजदूरों ने गाड़ियां तोड़ी, सीआईएसएफ ने हवाई फायर किए, 1.5 घंटे माहौल रहा तनावपूर्ण। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 16% गिरकर 70 रुपए पर आया। 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड के बाद गिरावट, हरियाणा सरकार के खातों में गड़बड़ी हुई। हरियाणा सीईटी 2025 डिटेल्स रिजल्ट अब तक नहीं, मेरिट को लेकर 8 लाख युवा परेशान। और T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने सुपर 8 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया। हेटमायर पावेल की 50, टूर्नामेंट के एक मैच में सबसे अधिक छक्के लगे। आज से होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहा है। होली से 8 दिन पहले का समय, जिसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, इसी दिन यानी आज से प्रारंभ हो रहा है। वहीं इसके अलावा आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है, यानी देवी दुर्गा को समर्पित यह मासिक व्रत आज है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह की शुरुआत गुलाबी ठंड से होती है, लेकिन दिन में तेज चमचमाती धूप से गर्मी का एहसास हो रहा है। रातें ठंडी भरी होती हैं, तो इस खट्टी मीठी ठंड से वायरल बीमारियों जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर तापमान की बात करें तो राज्य में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। फरवरी के अंतिम दिनों और मार्च महीने की शुरुआत में हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में तापमान में एक साथ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कि आमजन को गर्मी का एहसास होगा। इससे स्थिति यही बनेगी कि समय से पहले गर्मी देखने को मिलने की संभावना है। वहीं हरियाणा के कुछ हिस्सों में सोमवार दोपहर को अचानक मौसम में बदलाव आया। दक्षिण हरियाणा के नारौल में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। दताड़, अमरपुरा, निजामपुर, धौलेड़ा और नांगल सालू में अच्छी बारिश हुई है, जिससे यह मौसम ठंडा हो गया। राज्य में मौसम आमतौर पर 28 फरवरी तक खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। हरियाणा विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र का दूसरा दिन रहा। दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई, जो कि 4 घंटे तक चली। विपक्ष ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कहकर जमकर हंगामा किया। इसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा में भी बहस हुई। हंगामे के बीच कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया, हालांकि कुछ देर बाद वापस लौट आए। शाम 5 बजे गवर्नर एड्रेस पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस के थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने धान और रोहतक टेलीकॉम घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN को बंद करने की सलाह भी दी। कहा, ये युवाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। इस पर मंत्री कृष्ण बेदी बीच में कूदे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबा में झांके। कांग्रेस सरकार में इलाकावाद तो छोड़ो, गोत्र के आधार पर नौकरी मिलती थी। वहीं डबवाली से INLD विधायक आदित्य देवलाल ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP का मुद्दा उठाया। कहा कि इसमें बड़ी लापरवाही की जा रही है। जो लोग पात्र हैं उन्हें भी सरकारी योजनाओं से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बुढ़ापा पेंशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा में बहुत बड़ा धान घोटाला हुआ है। करनाल व यमुनानगर में कुछ अधिकारी गिरफ्तार भी हुए हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने पंजाब में धान घोटाले की जांच के आदेश तो दिए हैं। कहा कि 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जांच होनी चाहिए। वहीं हरियाणा के साथ दोहरा मानदंड अपनाया गया। यहाँ जांच क्यों नहीं की जा रही है? यहाँ भी धान घोटाले की जांच CBI से करवानी चाहिए। यह ऐसा घोटाला है जिसमें राजनेता तक शामिल हैं। बिहार से चावल आ रहा है, वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा में फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। पानीपत रिफाइनरी में सोमवार को मजदूरों ने अर्धसैनिक बलों पर पथराव किया। मजदूर ओवरटाइम, अधिकारियों के दुर्व्यवहार समेत कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उनसे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की बात कही। इसके बाद मजदूर लाठी डंडों से लैस होकर आगे बढ़ने लगे। कुछ मजदूरों ने पथराव किया और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के पास खड़ी कई गाड़ियों को पलट दिया। वहां 10 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिससे कि माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। CISF अधिकारियों ने 2 हवाई फायर भी किए। घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया
मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आ रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल ने मिलकर माहौल को शांत करने की कोशिश की। करीब 1.5 घंटे बाद मामला शांत होता हुआ दिखाई दिया। रिफाइनरी के अंदर कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यहाँ ठेकेदारों के अंतर्गत लगभग 35 से 40 हजार मजदूर अलग अलग साइटों पर काम कर रहे हैं। सोमवार को सभी मजदूरों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। आरोप है कि दोपहर करीब 1 बजे रिफाइनरी में सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ कर्मचारियों और मजदूरों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मजदूर भड़क गए। साथ ही मजदूरों के पदाधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने अपनी मांगे लिख करके लिखित रूप में दी हैं। अभी माहौल शांतिपूर्वक है। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों के लिए सीईटी अनिवार्य किया गया है। ग्रुप सी के लिए सीईटी आयोजित हो चुका है तथा आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हरियाणा में ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभी तक अभ्यर्थियों को यह नहीं पता है कि वे मेरिट में किस स्थान पर खड़े हैं। अभी तक डिटेल्ड रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। लगभग 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी युवाओं को नहीं पता कि मेरिट में उनसे ऊपर और उनसे नीचे कितने उम्मीदवार हैं। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि उम्मीदवार इस अनुसार अपनी तैयारी कर सकें। सीईटी का विस्तृत परिणाम जारी नहीं करना कानूनी रूप से भी रिस्की है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट ने 2017 और 2019 की भर्तियों में साफ आदेश दिए थे कि चयन प्रक्रिया का पूरा विवरण पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। अगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसे सार्वजनिक नहीं करता है तो कोई भी अभ्यर्थी इसे लेकर कोर्ट जा सकता है, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगने का खतरा दिख रहा है। ऐसे में इससे और अधिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये आज की खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आपको बता दें कि जल्दी ही एक रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। आप इस जॉब फेयर में हिस्सा ले सकते हैं और अपने लिए रोजगार तलाश कर सकते हैं। ये रोजगार मेला आने वाली 27 फरवरी को आयोजित होगा। जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में यानी भिवानी में 27 फरवरी को सुबह 9 बजे ये रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ट्रैक्टर, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, टर्नर, वायरमैन, फाउंड्री मैन, सीट मेटल वर्कर, कोपा, स्टेनो, हिंदी स्टेनो, इंग्लिश, प्लम्बर आदि व्यवसायों के लिए छात्रों का चयन किया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी आईटीआई पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस मेले में शामिल हो सकते हैं। इस रोजगार मेले में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, यूएनओ मिंडारिका, फरूखनगर, मानेसर, गुरुग्राम हिस्सा लेने पहुंच रही है। चयनित युवाओं को 9,600 रुपए से लेकर 17,400 रुपए तक का मानदेय प्रदान किया जाएगा। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार पाने का ये सुनहरा मौका है। ज्यादा से ज्यादा युवा इस मेले में शामिल हो सकते हैं और अपने लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज प्रदेश के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर बागवानी और ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिले के गांव डेग निवासी किसान पन्ना आजकल हाइब्रिड खीरे की खेती से चौतरफा सुर्खियों में बने हुए हैं। पन्ना ने बताया कि यह वैरायटी टॉप क्लास है और बाजार में ऊंचे भाव पर बिक्री हो जाती है। हाइब्रिड खीरे की खेती की तैयारियों को लेकर पन्ना ने बताया कि पहले एक बार कल्टीवेटर लगाते हैं और फिर रोटावेटर से मिट्टी को 2 से 3 बार बढ़िया तरीके से तैयार किया जाता है। उसके बाद लाइन बनाकर एक फीट की दूरी पर 2-2 बीज डाले जाते हैं। इसके बाद कुछ ही दिनों में पूरा खेत बेलों से भर जाता है। उन्होंने बताया कि हाइब्रिड बीज महंगा अवश्य पड़ता है, लेकिन उत्तम क्वालिटी और बम्पर पैदावार से पूरा खर्च निकालने के साथ साथ अच्छी आमदनी भी हो जाती है। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ जमीन पर हाइब्रिड खीरे की खेती पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं आदि को मिलाकर लगभग 35,000 रुपए का खर्च आ जाता है, परंतु एक सीजन में 2.5 से 3 लाख रुपए की फसल निकल जाती है। गर्मी के मौसम में हर तीसरे या चौथे दिन सिंचाई करनी पड़ती है। यदि फसल में कीड़ा या अन्य रोग आ जाए तो समय पर देखभाल अवश्य करनी पड़ती है। साथ ही कीटनाशक दवाओं को छिड़काव करना भी पड़ता है, वरना पूरी बेल बर्बाद हो जाती है। हाइब्रिड खेती में देखभाल थोड़ी अधिक करनी पड़ती है। उन्होंने अन्य किसानों से भी परंपरागत खेती का मोह त्यागने की सलाह देते हुए बागवानी और ऑर्गेनिक खेती करने की बात कही है, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक अहम बदलाव किया गया है। अब 12वीं बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट्स की जांच प्रारंभिक फिजिकल मोड की अपेक्षा डिजिटल माध्यम से की जाएगी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब आंसर शीट की जांच ऑन स्क्रीन मार्किंग के जरिए की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत आंसर शीट्स को स्कैन कर परीक्षकों को कंप्यूटर स्क्रीन पर मुहैया करवाया जाएगा। वहीं शिक्षक निर्धारित मार्किंग स्कीम के आधार पर ऑन स्क्रीन माध्यम से उत्तरों का मूल्यांकन कर पाएंगे। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। मूल्यांकन के दौरान सही स्टेप्स और कीवर्ड्स के आधार पर अंक दिए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को स्टेप बाय स्टेप मार्किंग का पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। इससे न सिर्फ मार्किंग की सटीकता बढ़ेगी, बल्कि अलग अलग शिक्षकों द्वारा एक ही उत्तर पर अलग अलग अंक देने की संभावना भी कम हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि अलग अलग शिक्षक एक ही उत्तर पर अलग अलग अंक दे देते हैं। ऐसे में डिजिटल माध्यम से मार्किंग होने पर यह संभावना बहुत कम हो जाएगी। इस बदलाव से मार्किंग और भी अधिक सटीक होगी।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर 23 फरवरी को 16% गिरकर 70 रुपए 9 पैसे के भाव पर बंद हुए। बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आने के बाद शेयर गिरे हैं। ये फ्रॉड हरियाणा सरकार से जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों में अनाधिकृत ट्रांजैक्शन के जरिए किया गया है। जितने का ये फ्रॉड है वह बैंक के तीसरी तिमाही के मुनाफे यानी 503 करोड़ रुपए से भी अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि हम इस घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। मामला सामने आते ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने चंडीगढ़ ब्रांच के 4 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बैंक को हरियाणा सरकार के एक खास विभाग से अपना खाता बंद करने और फंड को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट मिली थी। इस प्रोसेस के दौरान खाते में मौजूद बैलेंस और बताई गई रकम के बीच कुछ गड़बड़ी पाई गई। शुरुआती इंटरनल रिव्यू के आधार पर पता चला है कि ये मामला सिर्फ हरियाणा सरकार से जुड़े उन खास खातों तक सीमित है जो चंडीगढ़ की इस ब्रांच से ऑपरेट किए जा रहे थे। चंडीगढ़ ब्रांच के दूसरे ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं है। वहीं फोरेंसिक ऑडिट तक शेयर पर दबाव बना रह सकता है। हरियाणा से खाटू श्याम धाम पर आयोजित वार्षिक फाल्गुनी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को उत्तर पश्चिमी रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 2 जोड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान कर दिया। इन ट्रेनों के संचालन से कई जिलों से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधी राहत पहुंचेगी। कुरुक्षेत्र फुलेरा स्पेशल ट्रेन अब 23 से 28 फरवरी तक कुरुक्षेत्र से रात 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8 बजे फुलेरा पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में फुलेरा कुरुक्षेत्र स्पेशल ट्रेन 24 फरवरी यानी आज से 1 मार्च तक फुलेरा से सुबह 9:50 पर रवाना होकर रात 8 बजे कुरुक्षेत्र आगमन करेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में कैथल, नरवाना, जींद, रोहतक, अस्तलबोहर, झज्जर, रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल, डाबला, नीम का थाना, कांवट, श्री माधोपुर, रिंगस और रेनवाल स्टेशनों पर ठहराव करेगी। वहीं एक अन्य ट्रेन की बात करें तो फुलेरा दिल्ली सराय स्पेशल ट्रेन 24 फरवरी यानी आज से 1 मार्च तक फुलेरा से सुबह 11:40 पर रवाना होकर शाम 6:05 पर दिल्ली सराय आगमन करेगी। इसी तरह वापसी में दिल्ली सराय फुलेरा 24 फरवरी से 1 मार्च तक दिल्ली सराय से शाम 7:10 पर रवाना होकर रात 2:30 बजे रिंगस पहुंच जाएगी। दोनों ही ट्रेनें अनारक्षित रहेंगी, यानी ऐसे में यात्री सामान्य टिकट लेकर खाटू श्याम की यात्रा आरामदायक बना सकेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत आमजन के लिए एक अच्छी खबर है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी राशि का लाभ दिया जा रहा है। यह योजना सस्ती, स्वच्छ और मुफ्त बिजली प्रदान करने का माध्यम बनी हुई है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने और बिजली बिल कम करना है। इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर अपनी जरूरत की बिजली खुद उत्पन्न कर सकेंगे। यदि उत्पादित बिजली खपत से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त यूनिट ग्रिड में जमा होती है और नेट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ता को क्रेडिट भी मिलता है। इससे बिजली बिल शून्य या बहुत कम हो सकता है। 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम हर रोज 8 से 10 यूनिट बिजली उत्पन्न करता है, जिससे मासिक खपत लगभग 300 यूनिट मिलती है। आपको बता दें कि 2 किलोवाट तक 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या फिर उससे अधिक पर 78,000 रुपए की सब्सिडी राशि का लाभ हरियाणा व केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है। आधार कार्ड, चाहे आपको स्कूल में एडमिशन लेना हो या फिर किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना हो, सभी के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ सीधे सीधे नहीं उठा सकते। इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होने के बाद भी इसमें कई प्रकार की गलतियां देखने को मिलती हैं। आज हम आपको आधार के एक ऐसे ऐप के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप काफी आसानी से अपने मोबाइल नंबर या फिर एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। अब आपको इसके लिए लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है। UIDAI की तरफ से एक नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप के जरिए आप वे सभी काम घर बैठे कर सकते हैं जिनके लिए अभी तक आपको आधार सेंटर जाने की आवश्यकता पड़ती थी। इसी वजह से आधार ऐप को 1 महीने से कम समय में 1.4 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। नए आधार ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आपको फिजिकल कार्ड साथ रखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड पुराना है या फिर एड्रेस में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो ऐसे में आप काफी आसानी से इसे घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। आप इस ऐप के जरिए काफी आसानी से घर बैठे ही मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए भी आपको माय आधार ऐप को ओपन करना होगा और मोबाइल नंबर अपडेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा।
अगर आप अपने लिए नौकरी तलाश रहे हैं तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर कॉर्प्स द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट जबकि हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी है। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप के चौथे सुपर 8 मैच में जिम्बाब्वे को 107 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है। वानखेड़े स्टेडियम में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 254 रन बना दिए। 255 रन का टारगेट चेज कर रही जिम्बाब्वे 17.4 ओवर में 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जिम्बाब्वे की ओर से डायन मायर्स ने 28 रन बनाए। वे टीम के टॉप स्कोरर भी रहे। कप्तान सिकंदर राजा ने 27 रन का योगदान दिया तो वहीं वेस्टइंडीज के लिए सिमरोन हेटमायर और रोमन पावेल ने 50 लगाई। हेटमायर ने 34 बॉल पर 85 रन बनाए। इस पारी में 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। उन्होंने 19 बॉल पर 50 लगाई। वहीं रोमन पावेल ने 35 बॉल पर 59 रनों का योगदान दिया। उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज की बड़ी जीत से भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उसे अपने दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतने ही होंगे। इस मौजूदा स्थिति में वेस्टइंडीज 2 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है। इतने ही अंक के साथ साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है क्योंकि वेस्टइंडीज का नेट रन रेट सबसे अधिक है। भारतीय टीम तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है। ईरान पर मंडरा रहे अमेरिकी हमले के खतरे के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे वाणिज्यिक उड़ानों सहित उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग करके तुरंत ईरान छोड़ दें। सोमवार को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों यानी छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों को वाणिज्यिक उड़ानों समेत उपलब्ध अन्य साधनों का उपयोग करके ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक दूतावास से संपर्क में रहें और किसी भी घटनाक्रम के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखें। ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक ट्रैवल और इमिग्रेशन कागजात अपने साथ तैयार रखें। पासपोर्ट या इमिग्रेशन से संबंधित किसी भी सहायता के लिए भारतीय दूतावास से तुरंत संपर्क करें। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में अगले राउंड की बैठक होने वाली है। हालांकि बातचीत कितनी सफल होती है ये देखना होगा, लेकिन ट्रंप बातचीत फेल होने पर अमेरिकी कार्रवाई के विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले में जिन टारगेट पर विचार किया जा रहा है उनमें ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हेडक्वार्टर से लेकर न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी तक शामिल है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स में तेजी देखने को मिली और ये 480 अंक चढ़कर 83,295 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 142 अंकों की तेजी रही और ये 25,713 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो और बैंकों के शेयरों में खरीदारी रही। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर 16% गिरकर 70 रुपए 9 पैसे के स्तर पर पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ की एक ब्रांच में करीब 590 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके कारण ये शेयर गिरे हैं। वहीं सोने चांदी के दाम में तेजी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,154 रुपए बढ़कर 1,58,220 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 13,761 रुपए बढ़कर 2,64,075 रुपए पर आ गई है। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में सोने व चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,44,930 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।